अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ज़रा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है? क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपके कमेंट्स का कोई इशू नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ सिर्फ वन साइडेड लेक्चर चलता रहेगा तो फिर ना लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा, ना मुझे आपका फ़ीडबैक मिल सकेगा। तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं कि आवाज़ आ रही है। यस, चलिए ठीक है उसामा, वेरी गुड, थैंक यू। चले आते हैं एस्से राइटिंग की तरफ। अब ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कल मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे आपने क्या चीज़ रिमाइंड करानी है कि जो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। कोई बता सकता है? यस आरफीन, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम ज़रा बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, टॉपिक सिलेक्शन के बारे में। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब देखिए, जब हम बात करेंगे टॉपिक सिलेक्शन के बारे में, राइट, अब ये चीज़ ध्यान में रखें। मैंने कहा ना कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये टॉपिक अटैम्प्ट करना चाहिए, ये टॉपिक अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप मेरी बात बिल्कुल भी ना मानें, ठीक है? आपने किसकी बात माननी है? एग्ज़ामिनर की, ठीक है? कि एग्ज़ामिनर आपको क्या कह रहा है कि आपको किस तरह के या किस कैटेगरी के टॉपिक्स अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है? अब देखिए, जब हम टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं तो मेनली हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? एक टॉपिक वो होता है जो होगा सब्जेक्टिव नेचर का, राइट, और एक टॉपिक वो होगा जो होगा ऑब्जेक्टिव नेचर का। तो चलें, आप ज़रा जल्दी से बता दें कि आपको क्या लगता है कि ये सब्जेक्टिव नेचर का टॉपिक क्या मतलब कैसा टॉपिक, या फिर ऑब्जेक्टिव नेचर का टॉपिक मतलब कैसा टॉपिक? ज़रा जल्दी से बताएं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नेचर के टॉपिक्स के बारे में, देखिए, एग्ज़ामिनर ये कहता है कि स्टूडेंट्स के पास होने के चांसेस सब्जेक्टिव नेचर के टॉपिक्स में ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव, राइट? अहमद बरहमज़ी, अब देखिए, एक तो हमारे जहन में ये होता है ना कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन होता है और ऑब्जेक्टिव जो है वो एमसीक्यूज टाइप, तो ये वो वाला सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब देखिए, सपोज मैं आपको दो टॉपिक्स बता देता हूँ, उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्टिव क्या होगा और ऑब्जेक्टिव क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक सब्जेक्टिव नेचर का टॉपिक बताता हूँ, ठीक है? अब आपने ये लिखना है, सपोज आपको एक एसे मिल जाता है कि व्हाट आर द सोशल insecurities
faced by women in a पाकिस्तानी सोसाइटी, राइट। अब इस तरह का टॉपिक जब आपको मिलता है तो देखिए, सपोज मैं अभी बगैर किसी तैयारी के आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप सब जल्दी मुझे एटलीस्ट तीन उन सोशल इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बताएं कि जो एक पाकिस्तानी वुमेन को पाकिस्तानी सोसाइटी में फेस करनी पड़ती है। तो फिर आप देखेंगे कि आप अभी इंस्टेंटली, स्पॉन्टेनियसली, एकदम से आप मुझे वो 3 इश्यूज़ बता सकेंगे। अब देखें, आप लोग जो मुझे इश्यूज़ बताएंगे, क्या वो इश्यूज़ एग्जैक्टली सेम होंगे या उसमें वैरायटी होगी? ज़रा ये बताएं। एग्जैक्टली सेम होंगे या उसमें वैरायटी होगी? कि सनाउल्लाह साहब जो बता रहे हैं उनके, खुशहाल खान के, ज़ैनुल्लाह के, यानी इन सब के इश्यूज़ जब ये बताएंगे 3 इश्यूज़, तो क्या वो एग्जैक्टली सेम होंगे या उसमें वैरायटी होगी? यस, वैरायटी होगी उमायमा, बिल्कुल उसमें वैरायटी होगी। क्योंकि देखिए, आप लोगों में से हर एक का एक्सपीरियंस अलग है, आप लोग अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं और आप लोगों की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। तो इसलिए जब आप लोग मुझे इश्यूज़ के बारे में बताएंगे तो उसमें क्या होगा? वैरायटी होगी। तो इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो होते हैं कौन से? सब्जेक्टिव, ठीक है। और इस तरह के टॉपिक से सपोज आप अगर मुझे इश्यूज़ बताएंगे, राइट। अब सपोज मैं कहता हूँ कि मोहसिन मंदोखेल मुझे बताएगा कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं। तो मोहसिन जो इश्यूज़ बताएगा वो उसने अपनी आंखों से देखा होगा, उसने ऑब्ज़र्व किया होगा, ठीक है। एहसानुल्लाह जो बताएगा उसकी ऑब्जर्वेशन सोसाइटी में डिफरेंट होगी कि भाई ये इश्यूज़ वुमेन को होते हैं। हुमा खान बताएगी वो डिफरेंट होंगे, सुंदर जिलानी बताएगी तो ये डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्टिव नेचर के जो टॉपिक्स हैं उसमें आप निकल कर, आप खुल कर एग्जामिनर के सामने आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम बात करें ऑब्जेक्टिव नेचर के टॉपिक्स की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नेचर के लिए मैं यूं करूंगा कि मैं आपको अभी नहीं कहूँगा, मैं आपको पूरा 1 दिन का टाइम दे दूंगा और मैं आपको ये कहूँ कि राइट डाउन 6 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मैं आपको अभी बाउंड नहीं करूंगा। सपोज मैं आपको कह देता हूं कि कल आप लोगों ने ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करके आना है। कौन सा? राइट डाउन 6 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो आप मुझे बताएं कि आप जब ये टॉपिक प्रिपेयर करेंगे और मैं आपको जब लिखने के लिए कहूँगा, राइट, तो मुझे बताएं कि आप सबके पॉइंट्स में वैरायटी होगी या सिमिलैरिटी होगी? यस, ठीक है। इस तरह के टॉपिक्स में क्या होती है? सिमिलैरिटी। अब देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। सब्जेक्टिव नेचर में, नेचर के टॉपिक्स में इंसान
की ओरिजिनलिटी खुल के सामने आती है या ऑब्जेक्टिव नेचर के टॉपिक्स में? ठीक है, ये बताएं कि इंसान की ओरिजिनलिटी वो क्या है, क्या सोचता है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो सब्जेक्टिव के थ्रू पता चल सकता है या ऑब्जेक्टिव के? यस, एग्जैक्टली। यानी आपकी ओरिजिनलिटी का आइडिया हो जाता है किस तरह के टॉपिक्स के ज़रिए? सब्जेक्टिव टॉपिक्स के ज़रिए। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्टिव में आप नहीं होते, बल्कि वो क्या होता है, वो एक आर्टिफिशियलिटी होती है जो आप कहीं और से उधार मांगकर लाएंगे और मेरे सामने रखेंगे। अब सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने किसी को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेना है या हेडमास्टर लेना है, हेडमिस्ट्रेस लेना है, तो मैं ये देखूँगा कि अच्छा उस बंदे की सोच क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना ब्रॉड है या कितना नैरो है। ये सब चीज़ें मैं एनालाइज कर सकता हूँ किस तरह के टॉपिक्स में? सब्जेक्टिव नेचर के टॉपिक्स में। ठीक है, हाँ, ये ऑब्जेक्टिव नेचर के टॉपिक्स जो हैं, इसमें एक चीज़ है कि जिससे एग्जामिनर सख्ती से मना करता है, जिसको सादा अल्फाज में कहते हैं सिमिलैरिटी, लेकिन मुश्किल अल्फाज में इसको कहते हैं क्या? मोनोटनी। ठीक है, अब एग्जामिनर को इस चीज़ से शदीद नफरत है, उसको चिढ़ है। ठीक है, और एग्जामिनर का ओपिनियन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये कहता है कि भाई कमज़ोर हो लेकिन ओरिजिनल हो, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग हो लेकिन आर्टिफिशियल हो। राइट, इसलिए इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि आपने कोशिश करनी है कि सब्जेक्टिव नेचर का टॉपिक ही आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें यह होगा कि आपकी ओरिजिनलिटी सामने आएगी। इसीलिए एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? यस उमायमा, वेरी गुड। ये ऑब्जेक्टिव में कॉपी पेस्ट ही चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्या कहता है? वो कहते हैं कि मुझे ओरिजिनलिटी पसंद है, बेशक वो कमज़ोर ही क्यों ना हो। मुझे आर्टिफिशियलिटी पसंद नहीं है, बेशक वो कितनी स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो। अब सपोज आपके पास एक टॉपिक आ जाता है, नंबर 1, सीपेक के पाकिस्तान की इकॉनमी पर इफ़ेक्ट्स। चलिए ज़रा मुझे ये बताएं कि ये सब्जेक्टिव नेचर का टॉपिक है या ऑब्जेक्टिव नेचर का? यस कुलसुम, वेरी गुड। ये एक ऑब्जेक्टिव नेचर का टॉपिक है, यानी आप अगर ये टॉपिक अटेम्प्ट करेंगे, आपके टॉपिक की तरह सैकड़ों और स्टूडेंट्स ने भी ऐसा ही ऐसे अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, जबकि मैंने कहा ना कि एग्जामिनर को क्या चाहिए, वो जानना चाहता है कि आप क्या हैं। अच्छा, फिर इसके मुकाबले में सपोज मैं एक और टॉपिक यूज़ कर लेता हूँ, वो ये है कि आपने हमारे एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, आपने उसमें बताने हैं क्या? फ्लॉज। और सपोज 4 फ्लॉज बताने। अब आप मुझे बताएं कि जब आप लोग मुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में हर कोई 4 फ्लॉज बताएगा,
तो क्या वो एग्जैक्टली सेम होंगे या उसमें वैरायटी होगी? ठीक है, यानी सेकंड टॉपिक आपका कौन सा है? सब्जेक्टिव नेचर का है। तो आप देखेंगे कि उसमें आपके पास क्या होगी? वैरायटी होगी। अब अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, जो पीछे हमने एक लेक्चर अटेम्प्ट किया था जिसके लिए मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, ठीक है, और वो असाइनमेंट थी किस चीज़ से रिलेटेड? वो असाइनमेंट थी इश्यूज से रिलेटेड, राइट। और मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने क्या करना है, आपने कोई 10 नेशनल इश्यूज पे काम करना है और 5 इंटरनेशनल इश्यूज पे काम करना है। अब आप मुझे बताएं कि इस असाइनमेंट के नतीजे में जब हमारे पास कंटेंट जमा होगा तो उसमें सिमिलैरिटी होगी या वैरायटी होगी? यस नाज़र बरूच, एग्जैक्टली। हमारे पास जो कंटेंट होगा उसमें क्या होगी? वैरायटी होगी। ठीक है, अब वैरायटी क्यों होगी ये ज़रा सुनिए। वैरायटी इसलिए होगी कि सपोज 50 स्टूडेंट्स को मैंने ये कहा कि आप सोचें कि पाकिस्तान के 10 इश्यूज़ कौन से हो सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल 5 इश्यूज़ कौन से हो सकते हैं, राइट। तो फिर आप ये देखेंगे, सपोज अगर मैं सोचूंगा ना, मेरा अपना स्टडी बैकग्राउंड, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सब कुछ डिफरेंट है। किसके साथ? खालिद हुसैन बलोच के साथ, वहीद के साथ, सनाउल्लाह साहब के साथ, ठीक है, सोफिया खान के साथ, इनायत दुरानी के साथ। सो इट मीन्स मैं जो 10 नेशनल इश्यूज़ बताऊंगा, लाजमी नहीं है कि सनाउल्लाह साहब भी एग्जैक्टली वही 10 बताएंगे, ठीक है। 5 हमारे सेम हो जाएंगे, लेकिन 5 ज़रूर ऐसे होंगे जो डिफरेंट होंगे, ठीक है। सोफिया खान वो इश्यूज़ शेयर करती हैं, तो हो सकता है कि सोफिया खान के इश्यूज़ मेरे और सनाउल्लाह साहब के साथ 7 इश्यूज़ सेम हो, लेकिन 3 डिफरेंट हो। तो इस तरह जब हमारे पास 50 यानी 50 दिमाग होंगे हमारे पास, हर दिमाग का एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसका स्टडी एक्सपीरियंस डिफरेंट है, उसने जो बुक्स पढ़ी है वो डिफरेंट है, तो फिर आप देखेंगे कि हमारे पास एक बहुत बड़ी वैरायटी आ जाएगी, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब सपोज एक टॉपिक है किस चीज़ पे? इन्फ्लेशन में, राइट। अब ज़रा सुने गौर से। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि 50 स्टूडेंट्स में से कोई 20 स्टूडेंट्स ने ये वाला इशू हाईलाइट किया है जो एक नेशनल इशू है, राइट। तो अब जब 20 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, तो अब ज़रा सुने, कॉजेज़ भी 20 होंगे, जो 20 स्टूडेंट्स हैं ना, इफ़ेक्ट्स भी 20 होंगे और सॉल्यूशंस भी 20 होंगे। फिर आप कहेंगे कि सर इसमें कुछ सिमिलैरिटी तो आ सकती है, तो मैं कहूँगा ठीक है, 15 कॉजेज़, 15 इफ़ेक्ट्स, 15 सॉल्यूशंस, ठीक है। अब सपोज आपको जो टॉपिक दिया जाएगा शॉर्ट एसे में, वो आपसे ये तीनों चीज़ें नहीं मांगेंगे कि कॉजेज़ भी लिखें, इफ़ेक्ट्स भी लिखें, सॉल्यूशंस भी लिखें। वो सपोज आपको कह देते हैं कि इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या है, आपने इन 15 में से सिर्फ 5 लिखने हैं, ठीक है। सनाउल्लाह साहब
इन 15 में से जो 5 सेलेक्ट करेंगे वो 100% वो वाले नहीं होंगे जो मैंने सेलेक्ट किए होंगे। तो 2-3 उसमें सेम होंगे, 2-3 डिफरेंट होंगे, राइट। सोफिया खान जो 5 कॉजेज सेलेक्ट करेंगी इन 15 में से, ठीक है, वो मेरे और सनाउल्लाह साहब के साथ 100% सेम नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है कि 2-3 सेम हो, 2-3 डिफरेंट हो। यानी एग्जामिनर को अगर हम सब अटेम्प्ट करके देंगे ऐसे, तो उसे क्या चीज़ मिलेगी? उसे वैरायटी मिलेगी, राइट। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास एक टॉपिक सब्जेक्टिव आ रहा है और एक टॉपिक ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो आपने पहली प्रायोरिटी, पहली प्रेफरेंस देनी है किस तरह के टॉपिक्स को? सब्जेक्टिव नेचर के टॉपिक्स, राइट। सपोज अगर मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया इज अ कर्स, राइट, यानी क्या बताने हैं? इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं, सिर्फ 5। अभी अगर मैं आप लोगों को कहूँ ना कि इसके ऊपर मुझे 5 डिसएडवांटेजेस बताएं, तो फिर आप देखेंगे कि आप लोगों के मेरे पास जो डिसएडवांटेजेस आएंगे वो कोई 2-3 सेम होंगे, 2-3 डिफरेंट होंगे, अगले की 2-3 सेम होंगे, 2-3 डिफरेंट होंगे। यानी हमारे पास एक बहुत अच्छी वैरायटी आ जाएगी, राइट। तो पॉइंट फिर वही है, एग्जामिनर खुद कह रहा है कि भाई आप ओरिजिनल हो, बेशक वीक हो, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब आपने वो एक कोटेशन सुनी होगी, मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, शायद मैं उसको ठीक लिख पाऊँ, तो लिखिए ज़रा। वो कहेगा कि हर्ट मी विद योर ट्रूथ, but do not comfort me with your lies, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इसी तरह है। अब वो कह रहे कि हर्ट मी, हर्ट कर ले लेकिन ट्रूथ, तो ये क्या है? वो कह रहे कि वीक ओरिजिनलिटी मुझे कबूल है, ठीक है, एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग क्या? आर्टिफिशियलिटी, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है, वो आपसे क्या चाह रहा है। एग्जामिनर बिल्कुल आपको ये नहीं कहेगा कि आप कहीं से कोई चीज़ उठाकर कॉपी पेस्ट करके मेरे सामने रख दे, ठीक है, क्योंकि कॉपी पेस्ट में कभी भी ओरिजिनलिटी नहीं आती। एग्जामिनर यही कहेगा कि भाई आप अपने आप को खोल कर मेरे सामने रख दें, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपकी क्या सोच है। तो यही चीज़ एग्जामिनर के लिए प्रेफरेबल है। इसीलिए हमने लिखा ना कि हर्ट मी विद योर ट्रूथ, सच बोलो बेशक मैं हर्ट हो जाऊं, एज कंपेयर टू डू नॉट कंफर्ट मी विद योर लाइज, ये ना हो कि मुझे कंफर्ट देने के लिए झूठ का सहारा लो। इज दिस क्लियर? टॉपिक सिलेक्शन थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ये है क्या और किस तरह करना है। चलिए ठीक है, अब फिर एक और काम करते हैं। देखिए
वही मैं सारी एग्ज़ामिनर की बातें ही आपसे कर रहा हूँ। एग्ज़ामिनर ये कहता है कि भाई आप जो भी टॉपिक अटेम्प्ट करें, ठीक है, आप कोशिश करें कि उस टॉपिक की स्पेसिफिक लैंग्वेज में मुझसे बात करें। उस टॉपिक की स्पेसिफिक लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि किसी टॉपिक की स्पेसिफिक लैंग्वेज कोई बता सकता है? एनी आइडिया? तो जब कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं आ रहे तो मतलब आप लोगों के पास इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि जब एग्ज़ामिनर कहता है कि आपने जो टॉपिक अटेम्प्ट करना है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए, राइट? चलिए देखिए, जब हम बात करते हैं ना स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में, सपोज मैं इसको थोड़ा आसान बना देता हूँ। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई मुझे बता दे कि यहाँ पर ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है कि जिस का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहा हो? चलिए देखिए, जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक्स के बारे में, अब आप कोई ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, सपोज आप एक ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, ठीक है। अच्छा सजाद, ज़रा मुझे थोड़ा सा बताते जाए कि जब कभी हम इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, राइट, तो फिर उसमें हम वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज होती है। तो फिर आप कहेंगे कैसे? देखिए, आम लैंग्वेज में हम उसे कह देंगे इंटरनेशनल लोन, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज नहीं है। इसकी जगह हम कह देंगे क्या, जो टिपिकल टर्म्स होती हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन डेट। यानी अगर आप उस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप उसमें एक टर्म यूज़ करें इंटरनेशनल लोन, तो ये गलत होगा। फॉरेन डेट यानी आपने उसी लैंग्वेज की, चलिए मैं इसको आसान बना देता हूँ, आपने उसी लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजीज को ही यूज़ करना है, आपने उसी लैंग्वेज में बात करनी है, ठीक है। अब सपोज हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अगर कोई ऐसे अटेम्प्ट कर रहा है जो किस चीज़ से रिलेटेड है? सोशियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। अब सोशियोलॉजी की अपनी एक लैंग्वेज है, उसकी अपनी क्या है? टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अब सपोज अगर आप फैमिली सिस्टम पे बात करते हैं, तो अगर आप उसको ये कहेंगे कि सेपरेट फैमिली, तो ये आम लैंग्वेज में तो हम सेपरेट फैमिली कह देंगे, लेकिन आपने उसी लैंग्वेज में कहना है और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कौन सी फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली। यानी अब वैसे हम अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हम कह देते हैं सेपरेट फैमिली, ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजी में उसके लिए जो एक प्रॉपर टर्म है वो सेपरेट फैमिली नहीं है,
और न्यूक्लियर फैमिली है। यस नाज़न, यस खुशहाल, वेरी गुड। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप जो टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हैं आप उसमें उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज यूज़ करें, वही लैंग्वेज आप यूज़ करें, राइट। अब सपोज एक स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मुझे एक ऐसे मिला है, ठीक है, और वो है किस चीज़ से रिलेटेड, सपोज इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, इन पाकिस्तान, इससे रिलेटेड एक ऐसे मिला है। तो वो कह रहे कि सर मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे मैं प्रिपेयर करूँ, राइट। तो मैं उससे ये कहूँगा कि ठीक है, उसको एक रेडीमेड ऐसे मिल गया है। अब जब वो ऐसे पढ़ना शुरू करेगा, उसने सिर्फ वो ऐसे पढ़ना नहीं है, उसने उस ऐसे के बारे में अपना कंसेप्ट भी क्लियर करना है। तो उसे क्या करना है, देखिए सिंपल सा काम है, गूगल पे जाएं और ये टाइप करें कि कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया टाइप की एक बुक आ जाएगी। उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं अल्फ़ाबेटिकली ए से लेकर जेड तक, ठीक है, ये कंप्लीटली लिखे होंगे। अब सपोज आप वो ऐसे पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और वहाँ पर एक चीज़ आ गई सर्कुलर डेट, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग सर्कुलर डेट एज वन ऑफ द मेजर इश्यूज़। अब आपने ये पढ़ तो लिए कि सर्कुलर डेट लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई यार सर्कुलर डेट का मतलब क्या है। तो आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन ये की कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाला उसको ओपन करके जाना है सी वाले पोर्शन में और वहाँ पर जाकर इसका मीनिंग देखना है, क्योंकि जब आप इसका मीनिंग देखेंगे तो फिर आपको वो सेंटेंस और वो पैराग्राफ अच्छी तरह समझ आ जाएगा। किस तरह, कंसेप्चुअली, राइट। फिर आप जब कभी ऐसे अटेम्प्ट करेंगे और आप ऐसे में आप जब जिक्र करेंगे सर्कुलर डेट का, तो कम से कम आपको ये पता होगा कि यार मुझे पता है कि सर्कुलर डेट कहती किस चीज़ को है, राइट। ठीक है, तो आप फिर देखते हैं सपोज वहाँ पर एक टर्म आ गई पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब आप इसको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अच्छा इस टर्मिनोलॉजी के मीनिंग्स क्या है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और ये पढ़ लेंगे, ठीक है। नाज़र बलोच, वेरी गुड। आप देखें कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि उन बुक्स के आखिरी कुछ पेजेस में आपको एक पोर्शन मिलता है किस चीज़ का, ग्लॉसरी का। तो आप मुझे ये बता दें ये ग्लॉसरी वाला पोर्शन इसमें होता क्या है, कोई ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। देखिए ग्लॉसरी वाले पोर्शन में दरअसल बुक में जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज हुई होती हैं उस बुक में, ठीक है, वो अल्फ़ाबेटिकली ए टू जेड आखिर में लिखी होती, ठीक है। अब सपोज फिर आप ये कहेंगे कि सर ग्लॉसरी भी तो ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार अगर आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस पे ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, सपोज़ मैं इकोनॉमिक क्राइसिस पे आपके साथ एक बहुत अच्छा रिसर्च आर्टिकल या न्यूज़पेपर आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब लाजमी बात है उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में सिर्फ
टॉपिक लिखा हुआ है उसमें आपको ग्लॉसरी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये की कंसेप्ट वाले पॉइंट पे जाना है, की कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो आप खोलें। फिर उसके बाद आप यकीन माने, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस तरह के एसेस जो हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। आपको पता है वो मुश्किल क्यों होते हैं? वो मुश्किल इसलिए होते हैं कि हमें उनकी टर्मिनोलॉजीज़ नहीं आती। और यकीन माने, जब आप उसकी टर्मिनोलॉजी वाली डिक्शनरी, जिसको हम कहते हैं ना की कंसेप्ट्स, जब आप वो सामने रखेंगे, फिर उसके बाद जब आप ऐसे पढ़ते जाएंगे या आर्टिकल पढ़ते जाएंगे, आप यकीन माने आप इतना इन्जॉय करेंगे, इतना इन्जॉय करेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि पढ़ते हुए आपके माइंड में क्या होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। और आपको अपना आप ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे आप एक अच्छे खासे क्या है, इकोनॉमिस्ट, ठीक है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं, आप कोई भी ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, मैंने कहा ना कि आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, आपके पास अगर ये वाली फैसिलिटी होगी, आप यकीन माने इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और जब एक दफ़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप फिर उससे ईज़िली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एग्ज़ामिनर गिले शिकवे कर रहा है, तो एक और गिला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एग्ज़ामिनर एक गिला ये भी कर रहा है कि भी बहुत सारे बच्चों ने जब ऐसे लिखा तो उनका ऐसे पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि एक स्टूडेंट ऐसे तो लिख रहा है, लेकिन उस ऐसे के अंदर उसने जो कंसेप्ट्स लिखे हैं उसमें वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं होती है, सुने गौर से। सपोज़ आप लोगों में से कोई एक, तो मैं एग्जांपल देता हूँ, सजाद का मास्टर्स या एमफिल या पीएचडी जो है उसने इकोनॉमिक्स में किया है। अब सजाद इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर एक ज़बरदस्त एस्से प्रिपेयर करता है, बेहतरीन एस्से, ठीक है। अब सजाद ने वो एस्से प्रिपेयर किया है क्योंकि उसका बैकग्राउंड है, उसको टोटली पता है कि वो क्या लिख रहा है। अब वो ज़बरदस्त एस्से मैं उठाकर आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूँ, राइट, तो फिर जब आप देखेंगे आप कहेंगे कि सर ये बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, लेकिन जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ज़बरदस्त ऐसे आपको भी समझ आ जाए और अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उसके ऊपर लिख भी सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये की कंसेप्ट्स वाली बुक होगी, ठीक है। अब देखिए, इस रिलेटेड मैं कोई 3-4 बुक्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। फॉर एग्जांपल, वैसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मिल जाएगी। कहाँ पर? गूगल पे। लिखना आपने क्या है, की कंसेप्ट्स ऑफ, फिर उसके बाद जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट चाहिए आप उसका नाम लिख लें। हाँ, सपोज आप लिखिए की कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स और स्पेस देकर फिर लिख लें क्या, PDF, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी PDF फॉर्म में। अच्छा, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, IR, जेंडर स्टडीज़, यानी आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा कि जिसके आपको की कंसेप्ट्स गूगल प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए, आई रिपीट एंड आई रिपीट। स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर मुझे एक बुक मिली है जिसमें रेडीमेड एसेज हैं, तो आप मुझे बताएं कि वो रेडीमेड एसेज अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है?
या शफीक हसनी, बिल्कुल एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए हाँ, बुरी चीज़ है क्योंकि वो ऐसे जिस बंदे ने लिखा है उसने अपनी नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखा है, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों में से जितना मुझे आइडिया है कोई 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका बीएड एमएड इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एम आई राइट? यस उमाइमा, सिर्फ आइडिया मिल जाता है उसमें, लेकिन उसमें क्या है, उसमें मोनोटनी आपको काफ़ी मिलेगी, ठीक है। आप लोगों में से अक्सर ऐसे होंगे कि जिनका बीएड नहीं है, इसी तरह है। ठीक है, अब देखिए, अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर ये पेडागोजी जो है ना, कहते सर इसको समझने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। अच्छा, समझने में मुश्किल पता है क्यों हो रही है? क्योंकि आपने चूंकि बीएड नहीं किया तो आपको पेडागोजी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज नहीं आती हैं। अब सपोज आपके पास एक बहुत अच्छी बुक आ जाती है, किसकी? साले मोहम्मद साहब की, या आपके पास नोट्स आ जाते हैं, बहुत अच्छे नोट्स, ठीक है। अब बहुत अच्छे नोट्स आपके पास हैं, लेकिन जब आप उसे पढ़ भी रहे होंगे ना, आपको वो समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पेडागोजी के अपनी कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो आपने क्या करना है, बेशक साले मोहम्मद की किसी की भी आप बुक उठाए, नोट्स उठाए, जब आप उसे पढ़ेंगे आपको समझने में आसानी नहीं होगी, मुश्किल होगी। आसानी कैसे हो सकती है कि आप उसके की कंसेप्ट्स, ठीक है, उसके की कंसेप्ट्स या टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आपके पास अगर बुक होगी ना, आप यकीन माने आपके लिए पेडागोजी इतनी कोई आसान हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए, जब आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे ना तो वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट से आ सकते हैं। तो अब आप अगर वो एसेस प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने टर्मिनोलॉजीज़ को ज़रूर कवर करना है, क्योंकि जब आप टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे उसके साथ साथ आप कोई बुक या नोट्स पढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होती जाएंगी। तो ये एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ के बारे में। देखिए आप ऐसे लिख रहे हैं ना, ऐसे में आपके ओपिनियन को कौन सपोर्ट करेगा? सुने गौर से, कोई कोटेशन, राइट, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि भाई जो आप बात कह रहे हैं वो सिर्फ आप नहीं कह रहे, वो कोई बड़ी हस्ती भी ये बात कह चुकी है, ठीक है। कोई कुरानी आयत, कोई हदीस मुबारका, ठीक है। यानी ये सब हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए? रेफरेंस के लिए। किस चीज़ के लिए? रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब चले मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए मैं एक चीज़ आसान बना देता हूँ। अभी जैसी क्लास ख़त्म होगी मैं आपके साथ डिफरेंट कोटेशंस शेयर करूँगा कि जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड कोटेशंस होंगी, कोटेशन भी होगी, किसकी कोटेशन है वो सोर्स भी होगा, मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड पुरानी आयात भी होंगी, राइट। तो वो मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड होंगी, आप उसको एज अ रेफरेंस ऐसे में शेयर कर सकते हैं।
अहादीस मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड होंगी, आप उनको एज अ रेफरेंस भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आपने अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाना है। ठीक है, कोटेशंस हो गई, आयात हो गई, अहादीस हो गई, क्योंकि आप जब भी बात करेंगे, अब लाजमी बात है, फिर आप कोटेशन के ज़रिए अपनी बात को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, या फिर कोई कुरानी आयत के ज़रिए अपनी बात को आप सपोर्ट देते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, या फिर कोई हदीस मुबारक इस तरह है कि आप उसके ज़रिए अपनी बात को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ठीक है, इमरान बरूच में ऐसे से रिलेटेड फिर आप लोगों के साथ बुक शेयर करूँगा, बताऊँगा कि कौन सी बुक आपने किस तरह लेके चलनी है। ठीक है, फ़िलहाल आज के लिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम आएंगे ऐसे राइटिंग की तरफ एक डिफरेंट तरीके से। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट तरीके से कैसे। ठीक है, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या हमने इंट्रोडक्शन और उसके पार्ट्स पढ़े हैं या नहीं। आई गेस हमने नहीं पढ़े। कि इंट्रोडक्शन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नहीं, ठीक है, हमने नहीं पढ़े। अच्छा, ये इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। हाँ, सिर्फ मुझे ये बता दें, ये तो हमने पढ़ लिया था कि एस्से के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और कंक्लूजन है। इस पे हमारा लेक्चर हो गया था। ठीक है, कि जिसमें सपोज मैंने आपको बलून के बारे में बताया था, बर्गर के बारे में हमने बात की थी। क्या ये बलून और बर्गर वगैरह ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं? चलिए ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कल हम यूं करेंगे कि इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको आउटलाइन बना कर दूंगा और मैं बताऊंगा कि आउटलाइन कैसे बनाते हैं, टेक्निक्स बताऊंगा, और ख़ुद भी एक ऐसे कि मैं आपको आउटलाइन बनाकर दे दूंगा। राइट, अब जैसे ही इंशाल्लाह क्लास ख़त्म होगी, मैं आप लोगों के साथ कोटेशंस, आयात और अहादीस, ये 3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।